students, now we are going to discuss about some very important strategies that are used and you will use them while finding out the correct sequence of jumble sentences. So basically यहाँ पे 9 हमारे पास structures given है और you can say types और strategies given है जिनकी help से आप find out कर सकते हो कि आपके पास जो अलग अलग statements given है उनका जो correct sequence होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, means their correct position और their correct structures. वो कैसे हमें पता चलेंगे, वो ये कुछ ऐसे strategies है जो आपको help करेंगी to find them in correct manner. And we have also discussed its method. जो हमने methods पढ़े हैं ये उनसे similar हैं, उनसे related हैं, but कुछ इसमें और भी एडिशनल पॉइंट्स हैं और एडिशनल टिप्स हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने हैं और उसके लिए आपको 1 by 1 इसको डिटेल डिस्क्रिप्शन में पढ़ना पड़ेगा. तो हम 1 by 1 इसको पढ़ते हैं. तो हमारा जो सबसे पहला टाइप है या फिर हम कह सकते हैं पहली स्ट्रैटेजी है टू फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जंबल सेंटेंस इज कॉज एंड इफेक्ट. तो कॉज एंड इफेक्ट जो है हमने एक मेथड में भी पढ़ा है. यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट वही सेम चीज़ है बट द ओनली डिफरेंस इज कि यू मस्ट बी नोइंग अबाउट देयर मीनिंग कि आपको कॉज एंड इफेक्ट कैसे यूज़ करना है, आइडेंटिफाई करना है अपने सेंटेंस में. फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ का रिजल्ट आया है और उसका रीज़न ये था. फॉर एग्जाम्पल राम हैज़ टॉप्ड इन द क्लास. राम ने टॉप किया क्लास में, लेकिन जो टॉप करने का रीज़न था वो क्या था कि उसने बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड किया था, हार्ड वर्क किया था, बहुत ज़्यादा स्टडी करी थी. तो उससे जो उसका रिजल्ट आया दैट इज़ कि ही टॉप इन द क्लास. तो इसी तरह से हमारे को अपनी सेंटेंसेस में फाइंड आउट करना है कि हमारे सेंटेंसेस में कौन सी ऐसी सेंटेंस है जो आपस में कनेक्टेड है, मीन्स जो उसका एक कॉज हो सकता है, रीज़न, और इफेक्ट मतलब उसका आउटकम या फिर रिजल्ट. तो इन शॉर्ट वी कैन से कॉज का मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है कि रीज़न हमारे पास है और इफेक्ट का मतलब रिजल्ट. तो आपको ऐसे सेंटेंसेस फाइंड आउट करने हैं जहाँ पर हमें रीज़न भी पता हो और उसका रिजल्ट भी पता हो. तो ये क्या है, कॉज एंड इफेक्ट स्ट्रैटेजी. अब यहाँ पर कुछ ऐसे कीवर्ड्स मेंशन है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, हेल्प से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कि अगर इस सेंटेंस में ये कीवर्ड, स्पेसिफिक कीवर्ड मेंशन होगा तो हाँ ये इसका कॉज है. एंड वन मोर थिंग कि आप उसके रिजल्ट में मतलब उसके इफेक्ट में भी सेम कीवर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हो. व्हाट आर दोज कीवर्ड्स दैट इंक्लूड्स इन दीज सेंटेंसेस लाइक कॉज एंड इफेक्ट. तो वो कौन कौन सी कीवर्ड्स हैं, हेंस, बिकॉज, कॉजेज, लेड्स टू. ये अपने आप में जो कीवर्ड्स हैं ये हमारे को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे कि ये इसका रीज़न है बिकॉज इस रीज़न की वजह से, कॉजेज, लेड्स टू. लेड्स टू से हमें क्या पता चल रहा है कि उसका रिजल्ट आया है, दिस लेड्स टू दिस. तो ये सारे कीवर्ड्स हमारे को डायरेक्टली फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगे. लाइक दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द कॉज एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द इफेक्ट. क्लियर. एंड वन मोर एग्जाम्पल इज बेस्ड ऑन दिस सिचुएशन. हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें. फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, द गवर्नेंस ऑफ द अशोका डायनेस्टी वॉज अमंग्स द मोस्ट एफिशिएंट ऑफ इट्स टाइम. नाउ दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ अ कॉज. तो यहाँ पे हमारे को क्या पता चल रहा है कि कोई कॉज है यहाँ पर कि जो गवर्नेंस थी अशोका डायनेस्टी की वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट थी अपने टाइम पे. लेकिन अगर हम पूरा स्टेटमेंट को पढ़ें तो हमारे जो इसका इफेक्ट में आया है वो क्या मेंशन है, इट लेड्स टू. आई हैव टोल्ड यू कि अगर इस तरह के कीवर्ड्स हमारे को डायरेक्टली हमारे को दिख रहे हैं अपने सेंटेंस में देन इट इज़ द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट. तो यहाँ पर स्टेटमेंट की जो स्टार्टिंग है वो ही हमारे कीवर्ड से हो रही है. ऑल्सो स्टेटमेंट को पूरा पढ़ेंगे, इट लेड्स टू द एलिमिनेशन ऑफ क्राइम एंड क्रिएटेड अ जनरल फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी इन द मासेस. तो हमारे को क्या पता चला कि एलिमिनेशन मतलब क्राइम का एलिमिनेशन हुआ और एक जनरल फीलिंग आई सिक्योरिटी की. तो यहाँ पर हमारे को सेंटेंस में 2 आउटकम, 2 रिजल्ट आए हैं. तो ये जो इफेक्ट आया है वो किस चीज़ से आया है, बिकॉज ऑफ द गवर्नेंस ऑफ अशोका डायनेस्टी. तो यहाँ पर जो गवर्नेंस की बात थी अशोका डायनेस्टी की, ये इसका एक इफेक्ट था जिसका जो आउटकम आया, रिजल्ट आया, उसकी अच्छी गवर्नेंस की
हेल्प से ही जो एलिमिनेशन हुआ क्राइम का और जो सिक्योरिटी वाली फीलिंग आई है वो किस रीज़न की वजह से आई है, बिकॉज ऑफ द गवर्नेंस ऑफ अशोका डायनेस्टी। नाउ दिस इज द कॉज एंड दिस इज द इफेक्ट। तो इसका जो इफेक्ट आया उससे हमारे को क्या आया, एक तो एलिमिनेशन हुआ क्राइम का, एलिमिनेशन ऑफ क्राइम, this is the biggest outcome or result we can say which has been come from this cause। क्लियर? तो आपको इस तरह की स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। ये 1-2 हमारी स्टेटमेंट थी, तो हम डायरेक्टली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस बात में कुछ ऐसा रीज़न था जिसका रिजल्ट इससे रिलेटेड आया, इस रीज़न से ये रिजल्ट हमारे पास आया। और हमारा कीवर्ड जो हमारे को पता है कि ये वाले जो कीवर्ड्स हैं वो किस में आएंगे, कॉज एंड इफेक्ट वाली सिचुएशन में आएंगे, और सेंटेंस इज बिगिनिंग विद दिस कीवर्ड ओनली, सो देयरफॉर दिस इज situation of cause and effect। So this is our first strategy to identify the correct sequence of jumble sentences। क्लियर? अब यहाँ से हमारे को करेक्ट सीक्वेंस क्या पता चला कि फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेकंड पे सेकंड आएगी। अब आप इफेक्ट वाली स्टेटमेंट को पहले नहीं लिख सकते थे क्योंकि कॉज पहले आएगा तभी इफेक्ट आएगा। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये हमें हेल्प कर रही है कि हम एक करेक्ट सीक्वेंस बनाएंगे। तो इससे जो हमारा करेक्ट सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा, 1 2 1 2। तो मतलब कॉज पहले आया और उसका इफेक्ट बाद में आया, तो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। Clear? Moving to the second type or second strategy which is generic to specific। generic to specific type 2 और strategy 2 क्या है ये, कोई भी जनरल स्टेटमेंट होगी, ये बहुत सारी स्टेटमेंट्स है उसमें से एक कोई जनरल स्टेटमेंट है, कोई भी जनरल बारे में बात हो रही है और उससे रिलेटेड, उसी से रिलेटेड कोई एक स्पेसिफिक हमारे पास एग्जाम्पल है जो उस जनरल स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। लाइक हमारे पास कोई भी फर्स्ट पे यहाँ पर जनरल स्टेटमेंट है, यहाँ पर हमारे पास है जनरल स्टेटमेंट। सेकंड पोजीशन पे और थर्ड पे, हम सेकंड पे ले लेते हैं, सेकंड पे हमारे पास कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल गिवन है। स्पेसिफिक एग्जाम्पल जो है गिवन वो इस स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, या फिर हम कह सकते हैं दिस स्पेसिफिक एग्जाम्पल बिलोंग्स टू दिस जनरल स्टेटमेंट। मीन्स जो ये जनरल चीज़ थी, हम पहले किसी की जनरल बारे में बात कर रहे थे, उसके बाद हम किसी स्पेसिफिक चीज़ पे आए। लाइक यहाँ पर जनरली बात हो रही थी बैंकिंग सेक्टर की, बैंकिंग सेक्टर से हम किसी स्पेसिफिक एग्जांपल में आए, हमने कोई स्पेसिफिक बैंक के बारे में बात करी, फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक। तो यहाँ पर एक बैंकिंग का एग्जांपल है, फर्स्ट में हमने कोई बैंकिंग से रिलेटेड बात करी, तो यहाँ पे कोई स्टेटमेंट है बैंकिंग ABCD, तो ये हमारी जनरल स्टेटमेंट है। और उसके बाद हमारा जो स्पेसिफिक एग्जांपल था वो क्या है, एक्सिस बैंक। नाउ वी नो कि एक्सिस बैंक कैन बी रिलेटेड टू दिस सिचुएशन बिकॉज ऑफ बैंकिंग कैटेगरी, दोनों की कैटेगरी सेम है, सो दैट मीन्स बोथ स्टेटमेंट बिलोंग्स टू सेम कैटेगरी एंड देयरफॉर इट कैन बी द टाइप ऑफ जेनरिक टू स्पेसिफिक टाइप स्ट्रैटेजी। तो ये जनरल से बाद से हम सीधा स्पेसिफिक डायरेक्ट उसके एग्जाम्पल पे आ गए, बट द मेन थिंग इज जो हमने एग्जाम्पल आइडेंटिफाई किया है दैट मस्ट बी रिलेटेड टू द जनरल स्टेटमेंट। तो आपका जो यहाँ पर स्पेसिफिक एग्जाम्पल आएगा वो हमारा जनरल स्टेटमेंट से बिलोंग या फिर रिलेटेड होना चाहिए। फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव गिवन 2 स्टेटमेंट्स हियर। अब यहाँ पर 2 स्टेटमेंट हैं, एक जेनरिक स्टेटमेंट है और एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है उसी जेनरिक स्टेटमेंट का। लेट्स सी, इकोनॉमिक जस्टिस डिमांड्स अ डिमिनिशन if not a total abolition of the proportion of the national income which goes to the recipients of rent and interest। Generic statement। Second पढ़ते हैं, but when the holders of railway shares are given government stock to replace their shares, they are given the prospect of an income in perpetuity equal to what they might reasonably expect to have derived from their shares। स्पेसिफिक एग्जाम्पल। नाउ सी वन थिंग हियर, यहाँ पर किसकी बात है, इकोनॉमिक जस्टिस की। इफ नॉट टोटल ऑबोल्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ नेशनल इनकम, और किसकी बात हुई है यहाँ पर, नेशनल इनकम की।
तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि नेशनल इनकम जो रेंट के रिसिपेंट्स में चला जाता है या फिर उनके इंटरेस्ट में चला जाता है, उसी से रिलेटेड अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, बट व्हेन द होल्डर्स ऑफ रेलवे शेयर्स आर गिवन गवर्नमेंट स्टॉक टू रिप्लेस देयर शेयर्स, दे आर गिवन द प्रोस्पेक्ट ऑफ इनकम इन परपेचुटी इक्वल टू व्हाट दे माइट रीजनेबली एक्सपेक्ट टू हैव डिराइव्ड फ्रॉम देयर शेयर्स। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल इनकम। यहाँ पे बात जो हो रही है एक्चुअल में वो किससे रिलेटेड है, नेशनल इनकम, और जो भी नेशनल इनकम से रिलेटेड जो इनकम जाती है वो कहाँ जा रही है, गवर्नमेंट उसको किस किस तरह से यूज़ कर रही है। और सेकंड पॉइंट में ये लिखा है कि जो रेलवे शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट स्टॉक को हम दे रहे हैं टू रिप्लेस देयर शेयर्स, अगर हम उनको दे रहे हैं, बट तो यहाँ पर जो एक हमारे पास सिचुएशन गिवन है यहाँ पर शेयर्स की और इनकम से रिलेटेड बात है, मतलब कि दोनों में ही इनकम से रिलेटेड बात है, दैट मीन्स बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। हियर वी आर टॉकिंग जस्ट अ जनरल स्टेटमेंट, पूरी इकोनॉमिक जस्टिस की बात थी जिसने नेशनल इनकम को फोकस करते हुए कोई जनरल बात कही। एंड फॉर दिस जेनरिक स्टेटमेंट देयर इज अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल। जो यहाँ पर स्पेसिफिक एग्जाम्पल आया वो किसके बारे में आया, होल्डर्स ऑफ रेलवे शेयर्स। तो यहाँ पर रेलवे शेयर्स के जो होल्डर्स हैं उनके ऊपर एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर आया, होल्डर्स ऑफ रेलवे शेयर्स। As we are talking about national income, that means we are somehow connected to the topic of shares also. Along with this, there is a statement given regarding the income also. So this is a direct keyword to identify whether both the statements are connected or related with each other or not. So here both of the statements are connected to each other. Only difference is this, that this is just a general statement which is all about economic justice and it is focused on national income. But in the second statement we are focusing on just a specific thing, that is holders of railway shares, and we are talking about them only and their prospect of an income. So this is generic statement and this is its specific example. So this is how you need to find out. There will be several situations given to you and you need to find from the help of this strategy. Like we have given a general statement and on the basis of this you need to look for the related or connected statement with that statement. तो उससे क्या होगा, आप एक keywords की help से भी find out कर सकते हो कि वो स्टेटमेंट आपस में कनेक्टेड है या नहीं। अब जैसे हमने यहाँ पे फाइंड आउट करा, यहाँ पे नेशनल इनकम की बात थी, इकोनॉमिक जस्टिस की एक जनरल स्टेटमेंट थी, तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक एग्जांपल किसके बारे में था, होल्डर्स ऑफ रेलवे शेयर्स। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी 2 विच इज जेनरिक टू स्पेसिफिक, एज आई टोल्ड यू इन द एग्जांपल ऑफ बैंकिंग ऑल्सो। तो अगर हम यहाँ पर सिंपल एग्जांपल की बात करें, ये बैंकिंग के बारे में कोई बात है और उससे रिलेटेड एक्सिस बैंक, और यहाँ पर एक्सिस बैंक के यहाँ पर कुछ और बात हो रही होती है, फॉर एग्जांपल इनकम, लोन, इंटरेस्ट, तो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड विद द बैंकिंग सेक्टर। तो आप इनसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो दैट दिस स्टेटमेंट डायरेक्टली बिलोंग्स टू द फर्स्ट स्टेटमेंट एंड दे आर रिलेटेड विद ईच अदर। Clear? So this is our second type or second strategy of generic to specific. And correct sequence यहाँ से हमारे को क्या मिला, जो हमारा करेक्ट सीक्वेंस फाइंड आउट हुआ वो क्या हुआ, हमारा फर्स्ट और सेकंड, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। सो यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट होती है हमारी जो जनरल होगी तो आपको ऐसे ही फाइंड आउट करना है, कभी भी स्पेसिफिक वाली स्टेटमेंट फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आएगी, सबसे पहले जेनरिक स्टेटमेंट आएगी, उसके जस्ट बाद ही उसका एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल आएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे जनरल स्टेटमेंट और सेकंड पोजीशन पे उसका डायरेक्ट उसके रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल होगा वो आएगा। क्लियर? नाउ आवर नेक्स्ट टाइप और द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज कॉन्ट्रास्ट स्ट्रैटेजी। नाउ व्हाट इज दिस स्ट्रैटेजी? कॉन्ट्रास्ट स्ट्रैटेजी में क्या होगा कि आपके पास स्टेटमेंट्स गिवन हैं और वो रिलेटेड भी हैं एक दूसरे से, बट द ओनली डिफरेंस इज आउट ऑफ द स्टेटमेंट्स जो एक स्टेटमेंट होगी वो होगी पॉजिटिव
सेंस में, और जो दूसरी स्टेटमेंट होगी वो होगी नेगेटिव सेंस में। और वी कैन से बोथ द स्टेटमेंट्स आर ऑपोजिट, तो ये होगी जो ऑपोजिट सेंस में, मीन्स ये ऑपोजिशन का वर्क प्ले करेगी। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल के हेल्प से देखते हैं। इन द लेट 90s Brian Lara stored the cricket field like a colossus, an all-conquering batsman who had few equals in the history of the game. Now, first statement से क्या हमारे को आइडेंटिफाई हुआ, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, दिस फेमस क्रिकेटर। तो यहाँ पर ब्रायन लारा की बात हो रही है, हम इनके बारे में बात कर रहे हैं कि लेट 90s में ये एक ऐसे बैट्समैन थे जिन्होंने बहुत अच्छा अपने गेम की हिस्ट्री में बहुत अच्छा प्ले किया था और बहुत इक्वल्स प्ले दिए थे और बहुत अच्छा प्ले किया था, बहुत अच्छे बैट्समैन रहे थे। हम अपनी सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। हाउएवर हिज प्रेजेंस वाज नॉट इनफ टू इंस्पायर हिज वेस्ट इंडियन टीममेट्स। यहाँ पे एक वर्ड आया नॉट इनफ, तो यहाँ तक क्या पता चला, रिजल्टिंग इन वन ऑफ द वर्स्ट पीरियड ऑफ वेस्ट इंडियन क्रिकेट कोइंसाइडिंग विद लाराज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्टिस्ट्री एट द क्रीज। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने क्या करी है, पॉजिटिव बात करी है, किसकी, बैट्समैन की, कि ब्रायन लारा ने जो क्रिकेट में अपनी 90s में बहुत ही अच्छी हिस्ट्री प्ले करी थी, बहुत ही अच्छा प्ले करा था। बट सेकंड में हमने जस्ट उसका ऑपोजिट, मतलब उनके बारे में नेगेटिव सेंस में बोला कि उनकी प्रेजेंस जो थी वो इतनी भी इनफ नहीं थी कि वो इंस्पायर कर सके वेस्ट इंडियन टीम वालों को। तो जो वेस्ट इंडियन टीममेट्स थे उनको इंस्पायर करने के लिए जो उनकी परफॉर्मेंस थी दैट वाज नॉट दैट मच ऑफ इनफ, जिससे क्या हुआ, वेस्ट इंडियन क्रिकेट का वर्स्ट पीरियड आया, कोइंसाइडिंग विद लाराज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्टिस्ट्री एट द क्रीज। तो उनको इतना अच्छा प्लेयर होने के बावजूद भी क्या हुआ कि वो उनकी प्रेजेंस जो थी वो वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम के लिए अच्छी नहीं रही और उनके लिए वर्स्ट पीरियड हुआ हो। तो यहाँ से हमारे को क्या पता चला कि इस स्टेटमेंट में तो थी पॉजिटिव सेंस, इस स्टेटमेंट में थी पॉजिटिव सेंस बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फेमस क्रिकेटर एंड इट्स हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ प्लेइंग द क्रिकेट एंड वेरी गुड पीरियड। तो यहाँ पर था एक पॉजिटिव सेंस थी। लेकिन इन कंट्रास्ट विद दिस स्टेटमेंट, इसमें कंट्रास्ट में क्या हुआ, ये जस्ट इसके ऑपोजिट हो गई, मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट है ये, इसकी मतलब ऑपोजिशन में है, ऑपोजिट है, कि मतलब हम उनके बारे में यहाँ पर पॉजिटिव स्टेटमेंट बोल रहे हैं, लेकिन साथ में कंट्रास्ट में उनके बारे में हमने एक उनका नेगेटिव व्यू पॉइंट भी दे दिया कि इतना अच्छा होने के बावजूद भी उनकी प्रेजेंस जो थी वो इतनी भी अच्छी नहीं रही। तो इससे हम कहते हैं कंट्रास्ट स्ट्रैटेजी। जब एक स्टेटमेंट पॉजिटिव टोन में है और उसके जस्ट जो सेकंड स्टेटमेंट होगी वो उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट होगी, उसके कंट्रास्ट में। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक शॉर्ट एग्जांपल की हेल्प से इसको और अच्छे से समझते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ए स्टेटमेंट है हमारे पास। ए स्टेटमेंट में मैंने यहाँ पर मोहन के बारे में लिखा है, मोहन इज अ गुड बॉय। तो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, सिंपल एग्जांपल। और बी में हमने यहाँ पर लिखा है but he is very irritating। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर ये स्टेटमेंट इस सीक्वेंस में ना होकर फॉर एग्जांपल ये बी में होती, ये डी में होती, तब आप इसको कैसे सीक्वेंस में फाइंड आउट करोगे कि इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। कि आपको पता है मोहन इज अ गुड बॉय, ये क्या हो गई, एक इसकी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, लेकिन उसके जस्ट कॉन्ट्रास्ट में हमने क्या बोल दिया, दैट ही इज़ वेरी इरिटेटिंग। तो ये क्या हो गई, उसकी ऑपोजिट स्टेटमेंट हो गई। जो यहाँ पर गुड वाली बात थी वो इसकी इरिटेटिंग वाले के जस्ट ऑपोजिट हो गई, नेगेटिव स्टेटमेंट हो गई। सो दिस इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रास्ट स्ट्रैटेजी when there is a one positive sense of the single topic and one negative sense of that particular topic only. Clear? So this is called contrast type 3 strategy. Now our next strategy is
पैरेललिज्म। पैरेललिज्म मीन्स यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं कुछ कीवर्ड्स बता रही हूँ जो आपको हेल्प करेंगे कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वो वाली जो सिचुएशन है, वो स्ट्रैटेजी वो पैरेललिज्म वाली ही है या नहीं। तो यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं वो है सिमिलरली, लाइकवाइज, जस्ट एज, इक्वली। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास दो पैरेलल पॉइंट्स होते हैं। दो पैरेलल पॉइंट्स क्या होंगे, वो एक ही सिंगल टॉपिक से रिलेटेड होंगे। एक ही सिंगल टॉपिक से रिलेटेड होंगे और इसमें क्या होगा कि डायरेक्टली कनेक्टेड भी होंगे वो। तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्टेटमेंट ख़त्म हो रही है, इसके जस्ट एंड पे ही इसके बाद इस स्टेटमेंट की स्टार्टिंग होनी चाहिए। बिकॉज जो सेंस बनेगी दोनों की वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन तभी बनेगी जब वो आपस में कनेक्टेड होंगे। तो बेसिकली जो इनका कंसेप्ट है वो आपस में कनेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पे कंसेप्ट की बात है कि एक स्टेटमेंट में जिस कंसेप्ट की बात हो रही है पैरेललिज्म, तो दो हमारे पास पैरेलल पॉइंट, पैरेलल सिचुएशंस होंगी या ज़्यादा पैरेलल सिचुएशंस होंगी, तो जो उनका व्यू पॉइंट होगा वो सेम होगा, मतलब कि सेम कंसेप्ट वन आफ्टर अनदर पॉइंट्स पे आएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, द इन्वेस्टिगेटर्स directly assessed relations between racial attitudes and values and argued in favor of linkages to two clusters of values. Now here we are talking about the relations between the racial attitudes and values, and investigators are the main role that playing here, who directly assess the relations between racial attitudes and values. Now moving to the second one of these clusters. Now see this situation very carefully. यहाँ पर हमारे पास क्या बात हुई, clusters की। And in the first statement we have already studied this keyword cluster. यहाँ पे क्या बात हो रही थी, टू क्लस्टर ऑफ वैल्यूज। अब आप यहाँ पर देखो, समझो इस चीज़ को। यहाँ पे है टू क्लस्टर ऑफ वैल्यूज, मतलब दो क्लस्टर होंगे वैल्यूज के, जिसमें से वन ऑफ दीज, जो दो क्लस्टर्स वैल्यूज के हैं उनमें से जो एक वैल्यू है क्लस्टर का इंडिविजुअलिज्म। तो यहाँ पर जो एक क्लस्टर होगा वो क्या है, इंडिविजुअलिज्म, corresponds to the Protestant ethic values emphasized in discussions of symbolic racism. So first statement is directly connected with the second one. तो यही होता है पैरेललिज्म की जो हमारा कंसेप्ट है वो डायरेक्टली एक, जब यहाँ पर सिचुएशन एंड हो रही है उसके जस्ट बाद ही हमारा सेकंड स्टेटमेंट की स्टार्टिंग हो रही है। बिकॉज यहाँ पे अगर हम सेंस की बात करें तो ये सेंस से रिलेटेड है लॉजिकली, कि यहाँ पर टू क्लस्टर्स ऑफ वैल्यूज हैं, वन ऑफ दीज क्लस्टर्स। तो ये इजीली भी आइडेंटिफाई करने में कि दो चीज़ों की बात थी, टू थिंग्स आर दिस, वन ऑफ दोज थिंग्स। तो हेयर डायरेक्टली ये हो गया पैरेललिज्म की फर्स्ट स्टेटमेंट की खत्म होते ही स्टार्ट होगी सेकंड स्टेटमेंट। नाउ थर्ड स्टेटमेंट, द अदर क्लस्टर। नाउ अब आप देखो यहाँ पे दो क्लस्टर मेंशन थे जिसमें से एक क्लस्टर की बात हुई सिर्फ, वो क्या है, इंडिविजुअलिज्म। थर्ड स्टेटमेंट में क्या आ रही है कि जो भी बाकी के क्लस्टर होंगे, अदर क्लस्टर्स, बट जो कंसेप्ट है वो क्या है, क्लस्टर। तो वो जो कंसेप्ट हुआ जिसके बारे में बात हो रही थी वो सब में ही है, व्यू पॉइंट सब में ही सेम है, क्लस्टर की ही बात हो रही है। दैट मीन्स ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड विथ ईच अदर, बट देयर करेक्ट सीक्वेंस कैसे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो आपको सिर्फ इसकी एंडिंग देखनी है कि एंडिंग की सेंस क्या बन रही है। तो एंडिंग की सेंस से हमने आइडेंटिफाई किया कि सेकंड पोजीशन पे सेकंड पॉइंट इसलिए है बिकॉज इट इज एंडिंग विथ टू क्लस्टर ऑफ वैल्यूज एंड आउट ऑफ दोज वन ऑफ दीज क्लस्टर्स इंडिविजुअलिज्म, मतलब दो में से एक की बात कर ली, एक बचा वो हमारा यहाँ थर्ड पॉइंट में आ गया। तो यहाँ पे हमने लिखा द अदर क्लस्टर कम्युनलिज्म। अब हमारा कौन सा था, सेकंड क्लस्टर कम्युनलिज्म। तो फर्स्ट क्या था, तो बेसिकली हमें क्या पता चला स्टेटमेंट्स को रीड करके, यहाँ पे हम बात कर रहे थे रेशियल एटीट्यूड्स और वैल्यूज की इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स। तो बेसिक जो कंसेप्ट था वो क्या था, बेसिक कंसेप्ट था क्लस्टर्स। जो दो क्लस्टर्स की बात हुई वो मेन स्टेटमेंट में हो गई फर्स्ट स्टेटमेंट में। सेकंड में हमने एक क्लस्टर की बात करी, उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट में हमने दूसरे क्लस्टर की बात करी है। जो दूसरा क्लस्टर था हमने उसको सेकंड में लिखकर यहाँ पे क्या लिखा है, अदर क्लस्टर, विच
means that we are talking about the second cluster. तो please read the sentences very carefully and very properly. तो आपको पूरे सेंटेंस पढ़ना है, तभी आपको सेंस पता चलेगी. Now the other cluster, communalism, which emphasizes concern about community and the well-being of others, has been neglected by theorists of symbolic racism, as has the idea that these values conflicting implications for racial attitudes produce ambivalence on the part of white Americans. So यहाँ पर क्या बात हुई, कम्युनलिज्म के बारे में. सारा कंसेप्ट कम्युनलिज्म से रिलेटेड था कि उन्होंने उस जो हमारा क्लस्टर था उसने किस किस चीज़ पर इम्पैक्ट करा, फोकस करा, वो सारा हमारा थर्ड पॉइंट में आ गया. फर्स्ट पॉइंट में इंट्रोडक्शन आ गई कि किसके बारे में बात होगी, और सेकंड पॉइंट में जिसके बारे में बात हुई सबसे पहले वो फर्स्ट वन ऑफ दिस क्लस्टर ये अदर. अब यहाँ पर जो अदर वाली चीज़ होगी वो हमारी सबसे लास्ट में आएगी. मतलब अगर 3 स्टेटमेंट्स लाइक यहाँ पर गिवन है तो आप अदर क्लस्टर वाला पॉइंट सेकंड पे नहीं प्लेस करोगे, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा है तो मतलब इंट्रो के जस्ट बाद जो मतलब जो काउंट होगा वो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट होगी, हमारी फर्स्ट पोजीशन पे 1 वाली स्टेटमेंट आएगी. तो उसके बाद अदर क्लस्टर मतलब उसको हम पैरेललिज्म मतलब उसको नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट टू अनदर पे लिखेंगे. The above sentence sequence statements 2 and 3 are talking about parallel concepts one after another. तो यहाँ पे one after another, this is called parallel concepts. तो दोनों statements में क्या पता चला, एक के बाद दूसरा. तो ये होता है पैरेलल कंसेप्ट्स. एक की बात लाइक 1 होता, 2, 3, 4, तो वो क्या है, सारे पैरेलल कंसेप्ट्स हैं. अब यहाँ पर हमारे पास नंबरिंग नहीं मेंशन थी, 2, 3, 4 नहीं मेंशन था, बट यहाँ पे क्या मेंशन था, अदर. तो वो हमारा 1 के जस्ट बाद आएगा. दिस इज कॉल्ड पैरेललिज्म स्ट्रैटेजी और टेक्निक टू फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस, एंड द करेक्ट सीक्वेंस इज 1, 2, 3. In 1 we have talked about the introduction or the topic concept on the basis of which both of these statements depends or related with each other, and parallelism concept is all about the concept that is related with each other and जो एक के बाद एक आएगा just to make the sentence meaningful. Clear? Now this is our strategy type 4 parallelism. Our next strategy is type 5 idea explanation. Very easy and very simple strategy. क्या होगी ये? अब आइडिया एक्सप्लेनेशन का क्या मतलब होगा कि जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, ए में आई वॉज लकी, बी है द बस ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक्स अ मीटर और 2 अवे फ्रॉम माई कार. यहाँ पर क्या है कि आइडिया एक्सप्लेनेशन का ये मतलब नहीं है कि आपके पास यहाँ पर कोई आइडिया गिवन होगा. मतलब कोई भी कंडीशन गिवन है, कोई भी सिचुएशन गिवन है और उसका रीज़न हमें पता है. ये कॉज एंड इफेक्ट वाली सिचुएशन नहीं है. मतलब आई वॉज लकी, तो यहाँ पर आई वॉज लकी से क्या पता चल रहा है, ये एक शॉर्ट में बोला गया है कि आई वॉज लकी, तो उस चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, और ये ही होता है हमारा आइडिया एक्सप्लेनेशन. आई वॉज लकी, तो यहाँ पे लकी जो हमारा है वो क्या है, आइडिया. अब यहाँ पर आइडिया ये कैसे है, हम किसी को बोलते हैं आई वॉज लकी, तो हम ये बोल रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई कंसेप्ट है, कोई ना कोई स्टेटमेंट है, तभी हम ये वर्डिंग्स बोल रहे हैं आई वॉज लकी. और वो जो कंसेप्ट एक्सप्लेन करना होता है उसको ही हम बोलते हैं आइडिया एक्सप्लेनेशन. तो ऐसे जो वर्डिंग्स होंगे जो शॉर्ट में इस तरह से होंगी, आई वॉज लकी, ओ माई गॉड. तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं जो अपने आप में कंप्लीट नहीं हैं, लेकिन उनके वर्ड्स कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमें स्पेसिफाइड करते हैं, उनको हम आइडिया एक्सप्लेनेशन स्ट्रैटेजी बोलेंगे. तो यहाँ पर जो हमारा कंसेप्ट की जो एक्सप्लेनेशन है या फिर हम आइडिया एक्सप्लेनेशन इसको बोल सकते हैं, तो ये होती है हमारी कंसेप्ट और आइडिया एक्सप्लेनेशन टाइप स्ट्रैटेजी. कि कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना या फिर जो रीज़न है, आइडिया है कि क्यों हमने ये चीज़ कही, उसके पीछे का जो रीज़न है बिहाइंड दैट वो क्या है. तो यहाँ पे आई वॉज लकी, द बस ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक्स अ मीटर और 2 अवे फ्रॉम माई कार. तो दिस इज़ द रीज़न कि बस ड्राइवर ने ब्रेक्स अप्लाई कर दी थी अ मीटर और 2 अवे फ्रॉम माई कार, तभी आई वॉज लकी थी, मैं बच गई. क्लियर? तो यहाँ पर किसी चीज़ की वजह से
मैंने ये वर्डिंग्स बोले कि आई वॉज लकी, तो उसके पीछे जो रीज़न था वो क्या था कि बस ड्राइवर ने अगर ब्रेक अप्लाई ना करता तो कुछ भी हो सकता था। तो यहाँ पे बस ड्राइवर ने अप्लाई ब्रेक्स करी और मैं बच गई, तो इसलिए मैंने ये वर्ड बोले आई वॉज लकी। इसको हम बोलते हैं कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन। अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स होंगी तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पर जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है, ए बी, कि सबसे पहले हम अपना आइडिया बता रहे हैं। आइडिया मतलब यही शॉर्ट वर्डिंग्स में जो हम सेंटेंसेस बोलते हैं, ओ माई गॉड, लाइक आई वॉज लकी। तो यहाँ पे ये लकी मतलब आपका लक काम आएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनके पीछे कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन होगी कंसेप्ट की, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, आइडिया एक्सप्लेनेशन। और इसको हम करेक्टली इस तरह से सीक्वेंस में प्लेस कर सकते हैं सेंटेंसेस में। क्लियर? नाउ आवर नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज टाइप 6, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस का क्या मतलब है यहाँ से कि सीक्वेंस तो होगा, सीक्वेंस होगा, लेकिन वो कैसे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम डायमेंशन। So chronological sequence is all about that is based on time dimension। तो जहाँ पे भी टाइम डायमेंशन से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट्स हैं तो आप उसको उसी सीक्वेंस में करोगे। कैसे? अगर कोई फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट है ए और सी। ए स्टेटमेंट में मेंशन है दैट राम वॉज बॉर्न 1990। क्लियर? यहाँ पे हमने राम की बॉर्न की बात करी है। उसके बाद हमने क्या कह दिया कि इतने टाइम ड्यूरेशन के बाद राम हैड बिल्ट हिज हाउस इन 2010। क्लियर? उसके बाद एक और स्टेटमेंट से फॉर एग्जांपल डी में ही है हमारे पास कि उन्होंने अपना जो है न्यू हाउस लिया, वो कब लिया, 2015 में। तो यहाँ पर जो एक सीक्वेंस है हमारा वो कैसे है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम डायमेंशन। और वो कैसे पता चल रहा है हमारे को, क्योंकि हमारे पास डेट्स गिवन हैं जो हमें क्या हेल्प कर रही हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि इस टाइम ड्यूरेशन में ही ये चीज़ परफॉर्म हुई, इतने टाइम ड्यूरेशन में ये एक्टिविटी परफॉर्म हुई, इस टाइमिंग्स में ये चीज़ एक्टिविटी हुई। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या था, 1990 में बॉर्न पीरियड था। सेकंड में था 2010 की हाउस बिल्ट हुआ था, 2015 में न्यू हाउस परचेज किया था। तो एक सीक्वेंस फॉलो करना है। जो एक सीक्वेंस फॉलो होगा वो क्या होगा, ए, सी और डी। एंड वाई दिस सीक्वेंस? क्योंकि सबसे पहले 1990 है तो आप एक टाइम डायमेंशन के अकॉर्डिंग ही चलोगे। तो 1990 पहले आएगा, उसके बाद 2010 आएगा, उसके बाद 2015 आएगा। दिस इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, कि आप टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग उसको सेंटेंसेस को प्लेस करोगे इन वेरी सिंपल। अगर आपकी स्टेटमेंट्स, दो भी स्टेटमेंट्स आपकी अगर टाइमिंग से रिलेटेड हैं, टाइमिंग से मैच्ड हैं, टाइम से बात हो रही है, तो यहाँ पर जो डेट्स हैं, सिर्फ डेट से ही टाइम डायमेंशन नहीं है, तो इट कैन बी इन पार्ट ऑफ द डे ऑल्सो और डेज ऑल्सो, लाइक मंडे, फ्राइडे या फिर संडे, ऐसी कोई बात होगी तब भी आप उसको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में ही बात करोगे। लेकिन बात होनी चाहिए सिर्फ टाइम से रिलेटेड, टाइम डायमेंशन से बेस्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो हमारा क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पे बेस्ड है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, सिगमंड फ्रूड, द ओल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ अ सेकेंड मैरिज ऑफ जैकब फ्रूड, द जेविश ओनर ऑफ अ स्मॉल क्लॉथ मिल इन द लिटिल ऑस्ट्रियन टाउन ऑफ फ्रेबर्ग, वॉज बॉर्न ऑन 6 मई 1856। सो इस स्टेटमेंट से क्या पता चला कि बात हो रही है यहाँ पे सिगमंड फ्रूड की, और उनके बारे में सारे इंट्रोडक्शन है कि वो ओल्डेस्ट चाइल्ड थे, सेकंड मैरिज हुई थी जैकब फ्रूड की, उनके ओल्डेस्ट चाइल्ड थे। और उन्होंने क्या बात की कि जो उनका बॉर्न पीरियड था वो कब था, 6 मई 1856 को। सेकंड स्टेटमेंट है, ओइंग टू द चेंजेस ब्रॉट अबाउट इन वीविंग बाय द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन 1860, जैकब फ्रूड मूव्ड टू वीना एंड देयर सेट अप एज अ क्लॉथ मर्चेंट। अब यहाँ से आपको एक चीज़ तो पता चली कि दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, फ्रूड से रिलेटेड है।
तो कीवर्ड्स आपको ईजिली हेल्प करेंगे फाइंड आउट करने में कि सेंटेंसेस कैसे रिलेटेड होंगे। तो सेंटेंसेस रिलेटेड हैं क्योंकि दोनों में ही फ्लूइड की बात हो रही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कौन सी स्टेटमेंट पहले आएगी, तो वो कैसे आप फाइंड आउट करोगे? विद द हेल्प ऑफ द टाइप क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। हाउ? पहले वाली स्टेटमेंट में बात थी कि बॉर्न पीरियड क्या था 6 मई 1856, सेकेंड में क्या बात हो रही है 1860, दैट मीन्स 1856 पहले आया होगा तभी 1860 आया। तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजी ऑफ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, फर्स्ट विल बी द on the first position and second statement on the second position, and this is the correct sequence of the statements, that the first statement will come on the first because of 1856, and after 1856 1860 time duration 1860 will come। तो इससे ये तो बहुत ही इजी टेक्निक है, बहुत ही सिंपल है। जस्ट आपको क्या लिखना है, देखना है, जस्ट लुक फॉर द टाइम डायमेंशन इन द सेंटेंसेस। इफ एनी ऑफ द टू सेंटेंसेस विल हैव एनी टाइम डायमेंशन गिवन, देन लुक फॉर द परफेक्ट डायमेंशन। एंड आपको पता ही है कि सबसे पहले टाइम ड्यूरेशन कौन सी आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी, देन प्लेस देम इन द करेक्ट मैनर। क्लियर? दिस इज कॉल्ड अ टाइप 6 strategic chronological sequence। Moving further to our type 7 which is known as action sequence। अब यहाँ पर बात हमारी क्या है, सीक्वेंस से रिलेटेड है, लेकिन टाइप 6 में क्या था, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, और 7th वाले में क्या है, एक्शन सीक्वेंस। नाउ एक्शन सीक्वेंस में क्या होगा, एक्शन में रिलेटेड है मतलब एक्टिविटीज। वहाँ पर हम बात कर रहे थे किसकी, टाइम डायमेंशन की, यहाँ हम बात करेंगे एक्टिविटीज़ की, या फिर कोई भी टास्क, या फिर आपकी डेली हैबिट्स, डेली रूटीन वर्क, या फिर कोई भी वर्क। तो बेसिकली सारी चीज़ें जो हैं ये कहाँ पे कनेक्ट हो रही हैं, आकर एक्शन से, एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है। तो आपको एक्शंस को प्लेस्ड करना है कि हमारा जो डेली रूटीन है, फॉर एग्जांपल हम अपनी डेली रूटीन की बात कर रहे हैं कि सबसे पहले हम सुबह उठ रहे हैं, उसके बाद वी विल हैव अ ब्रेकफास्ट, और उसके बाद वी विल हैव अ बाथ, देन वील गो फॉर अ वॉक ऑल्सो, एंड विल ऑल्सो गो फॉर अ कॉलेज। तो ये सारी हमारी डेली रूटीन हैबिट्स हैं। तो आपको इनको क्या करना है, एक्शन सीक्वेंस में प्लेस करना है। एक्शन सीक्वेंस में क्या होगा, सबसे पहले हम उठ रहे हैं, उसके बाद विल हैव अ बाथ, देन विल हैव अ ब्रेकफास्ट एंड विल गो फॉर अ कॉलेज। तो ये हमारा क्या था, करेक्ट सीक्वेंस था। तो इसी तरह से आपके पास बहुत सारी स्टेटमेंट्स गिवन होंगी जो कुछ एक्टिविटीज़ से भी रिलेटेड हो सकती हैं। मे बी उसमें कोई एक्टिविटीज़ या एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा बाय एक्स वाई जेड और एनी पर्सन, तो आपको वो एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करनी है, एक्टिविटीज़ वाली स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है, और आपको ये पता करना है कि सबसे पहला जो सीक्वेंस होगा वो कैसे आएगा। वन मोर थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जो एक्शन सीक्वेंस वाला टाइप है हमारा, इट विल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। तो अगर इसमें हमारे पास एक्शंस के साथ टाइम डायमेंशंस भी है तो हम उसको भी कंसिडर करेंगे। तो एक्शन सीक्वेंस के अंदर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस भी आएगा। हम अगर कोई एक्शन कर रहे हैं, अगर हम ये बोल रहे हैं कि हम सुबह उठ रहे हैं, उसके बाद हम बात कर रहे हैं, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, अब ब्रेकफास्ट के साथ हमने एक वर्ड ऐड किया कि हम 10 AM पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है, हमारा एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। तो आप एक्शन सीक्वेंस में क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को भी ऐड कर सकते हो, बिकॉज दिस कैटेगरी will consist this situation also। So यहाँ पर हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है, हम देखते हैं एक्शन सीक्वेंस। एक्शन सीक्वेंसेस डिपिक्ट्स अ सेट ऑफ एक्शंस, एज आई हैव टोल्ड यू देयर विल बी सम सेट ऑफ एक्शंस, कुछ एक्टिविटीज होंगी हमारे पास लॉजिकली कनेक्टेड टू ईच अदर, दे विल बी कनेक्टेड टू ईच अदर। तो आप वो देखोगे कि वो कनेक्टेड हैं, मे बी विद द हेल्प ऑफ अ कंसेप्ट और टॉपिक और विद कीवर्ड्स। द एग्जाम्पल यूज्ड where Ramu goes back home from school would qualify as a typical action sequence। Now अब यहाँ पर क्या है, एक हमारे पास एग्जाम्पल है, एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, रामू goes back home from school।
तो अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट है ये हमारे पास, नोट दैट इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज द एक्शन सीक्वेंस विल हैव अ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन्वॉल्व। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट ये है और एक स्टेटमेंट ये है, आफ्टर दैट he will play with his friends। तो ये क्या है हमारे पास, मैंने एक एग्जांपल लिया है कि रामू गोज बैक होम फ्रॉम द स्कूल। तो मतलब वो पहले क्या हुआ होगा, पहले वो घर था, घर से वो स्कूल गया, गोज बैक होम, स्कूल के बाद फिर क्या हुआ, वो घर चला गया। तो सपोज हमारे पास बहुत सारी स्टेटमेंट्स गिवन है जिसमें ये सबसे पहले हमारे पास ये है कि रामू सबसे पहले गो टू द स्कूल, रामू पहले स्कूल जा रहा है। उसके बाद ये हो गया रामू गोज बैक होम फ्रॉम द स्कूल, तो यह क्या हुआ कि वो स्कूल से वापस घर चला गया। फिर आफ्टर दैट ही विल प्ले विथ हिज फ्रेंड्स, सो उसके बाद जब वो अपने घर चला गया, देन आफ्टर दैट उसके बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ प्ले करेगा। तो ये एक क्या है, एक्शन सीक्वेंस है कि सेट ऑफ एक्शंस हैं जो वो परफॉर्म कर रहा है वन आफ्टर अनदर। तो वो जो करेक्ट सीक्वेंस है वो आपको पता होना चाहिए कि वो लॉजिकली कैसे प्लेस करने हैं, कि फर्स्ट पोजीशन पे ये वाला सीक्वेंस आएगा, सेकंड पे वो आएगा। तो वो लॉजिकली भी आपको सोचना है कि सबसे पहले वो स्कूल गया, स्कूल के बाद अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट थी हमारे पास, इससे ये पता चल रहा था कि वो गोज बैक होम, वो होम तभी गया होगा सबसे पहले अगर वो स्कूल गया होगा। दैट मीन्स कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी कि रामू गो टू स्कूल, उसके बाद गो बैक होम फ्रॉम द स्कूल, तो वो स्कूल से गो बैक होम हुआ, उसके बाद उसने अपने फ्रेंड्स के साथ प्ले किया। So this is called action sequence, which includes some set of actions that are logically connected with each other. Then you need to find the correct sequence for this. तो आपके पास बहुत सारे actions given होंगे, activities होंगी जो किसी के थ्रू परफॉर्म हुई होंगी, कोई पर्टिकुलर पर्सन के बारे में मेंशन है कि वो ये चीज़ें कर रहा है, तो आपको वो लॉजिक के हिसाब से देखना है, ग्रामेटिकली भी, कि वो कैसे आप सीक्वेंस में उसको प्लेस कर सकते हो। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सेंस अपना यूज़ करना होगा कि आप किस सीक्वेंस में कोई चीज़ हो रही है। और मेन थिंग हमारी क्या थी यहाँ पर कि वो एक्शन सीक्वेंस में क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस इन्वॉल्व होगा, तो टाइम डायमेंशन भी इसके अंदर आ सकती है। लाइक आई हैव टोल्ड यू कि हमने ब्रेकफास्ट के साथ टाइम डायमेंशन गिवन कर दी, उसके बाद कोई और बात हो रही है स्कूल से रिलेटेड कि वो रामू गोज बैक होम फ्रॉम स्कूल एट 2 PM, तो दिस मीन्स ब्रेकफास्ट वाली सिचुएशन पहले आएगी, उसके बाद स्कूल वाली आएगी, 10 AM पहले आएगा, 2 PM बाद में आएगा। क्लियर? तो ये क्या थी हमारी टाइप 7 एक्शन सीक्वेंस। नाउ टाइप 8 क्या है हमारी, आइडिया ट्रांसफॉर्मेशन। आइडिया ट्रांसफॉर्मेशन हमारा क्या मतलब होता है इसका, आइडिया ट्रांसफॉर्मेशन करना। हमने पहले पढ़ा था आइडिया एक्सप्लेनेशन या आइडिया एलेबोरेशन, जो कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन भी था। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहली वाली स्टेज में मतलब क्या था कि उस वाली स्टेज में हमने आइडिया आइडेंटिफाई कर लिया, आई वॉज लकी, तो वो एक क्या था, आइडिया आइडेंटिफाई हो गया इनिशियल स्टेजेस में, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया हमने सबसे पहले स्टेजेस में। इस वाली स्टेज में क्या करेंगे, जो आइडिया आइडेंटिफाई हो चुका है उसको हम यूज करेंगे। तो बेसिकली आइडिया ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स इट यूजेस द आइडिया दैट हैज ऑलरेडी बीन आइडेंटिफाइड, जो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, आइडिया का एक्सप्लेनेशन जो रीजन था वो हमें पता चल गया है, और उसको हम यूज करेंगे। कैसे, यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, if this sense of humanity came into being in the course of evolutionary history, then it must have component parts and they in turn must be identifiable. Second, it is my conviction that we are beginning to identify these components, that we can see the gradual emergence of humanness in our evolutionary history. तो यहाँ पर क्या है, if this sense of humanity came into being in the course of evolutionary history, then it must have component parts. तो यहाँ पर एक चीज़ तो पता है, component parts है, यहाँ पर भी component parts है, तो मतलब statements related to each other है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात हो रही है वो क्या है, एक आइडिया है, and they in turn must be identifiable, कि
देन इट मस्ट हैव कॉम्पोनेंट पार्ट्स, तो दे आर नॉट श्योर, वो कह रहे हैं कि कॉम्पोनेंट पार्ट्स होने चाहिए, एंड दे इन टर्न मस्ट बी, और जो पार्ट्स होने चाहिए वो कौन कैसे होने चाहिए, आइडेंटिफाइबल होने चाहिए। लेकिन सेकंड में क्या कह रहे हैं कि दीज कॉम्पोनेंट दैट वी कैन सी द ग्रेजुअल इमर्जेंस ऑफ ह्यूमननेस इन आर इवोल्यूशनरी, इट इज़ माई कन्विक्शन। तो यहाँ पर क्या है, कन्विक्शन है कि वी आर बिगिनिंग टू आइडेंटिफाई दिस कॉम्पोनेंट्स, कि हम उस स्टेज पे हैं कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कंपोनेंट पार्ट्स जो हमने डिस्कस करे फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में। तो यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पे श्योरिटी नहीं है, यहाँ पर ये है कि जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री थी और जो आने वाला टाइम ड्यूरेशन है उसमें क्या होने चाहिए, कंपोनेंट पार्ट्स होने चाहिए, और वो जो होने चाहिए वो आइडेंटिफाइबल होने चाहिए। तो यहाँ श्योरिटी नहीं थी, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में क्या हो गई, श्योरिटी हो गई कि हम उस स्टेज पे हैं कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कंपोनेंट्स को। तो बेसिकली ये क्या था हमारा आइडिया, explanation, and this is idea transformation। जो आपने आइडिया फाइंड आउट कर लिया है उससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, उसको हम यूज़ कर रहे हैं, कैसे अपने इंफॉर्मेशन में आप कैसे उसको यूज़ कर रहे हो। यहाँ आपने आइडिया यूज़ कर लिया था कंपोनेंट पार्ट से रिलेटेड, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री से रिलेटेड जो बात थी वो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर चुके हैं, उसको एक्सप्लेन भी कर दिया। सेकंड स्टेटमेंट में क्या किया, आइडिया ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे बेसिकली क्या किया, जो आइडिया आप ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हो उसको हमने यूज़ किया है, अपने सेंटेंसेज में उसे हमने यूज़ किया है। तो यहाँ पर ये ज़्यादा स्ट्रैटेजी मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी इजी, इट्स जस्ट दैट कि हमारे जो आइडियाज़ हैं वो सेम होने चाहिए, मैचिंग होने चाहिए। यहाँ पर भी अगर उस कंसेप्ट की बात है तो सेकंड स्टेटमेंट भी उससे रिलेटेड ही होना चाहिए, इट्स जस्ट दैट ओनली। तो यहाँ पर जिस बारे में बात हो रही है वो उसी से रिलेटेड होनी चाहिए, दिस इज कॉल्ड आइडिया ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी। आवर नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज टाइप 9 आइडिया रिटरेशन। तो इसका क्या मतलब होता है, यूजिंग आइडिया रिटरेशन का क्या मतलब होगा, एक्शन ऑफ रिपीटिंग समथिंग अगेन एंड अगेन, एक्शन ऑफ repeating something again and again। कि कोई हम ऐसा एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं जो हम रिपीट कर रहे हैं वन आफ्टर अनदर, मतलब एक ही चीज़ को आप बार बार रिपीट कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड आइडिया रिटरेशन स्ट्रैटेजी। लेट्स टेक लुक एग्जाम्पल, ए पे हमारे पास है सचिन वॉज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ हिज टाइम। बी, इन फैक्ट ही वॉज सो गुड दैट हिज टीम हार्डली एवर लॉस्ट अ मैच। अब आपके पास दो स्टेटमेंट्स थी यहाँ पर, दोनों में क्या बात थी कि यहाँ पे हमने बात कर दी कि सचिन जो है, यू ऑल नो वेरी वेल, ही इज़ द गॉड ऑफ द क्रिकेट, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द हिज टाइम, अपनी टाइम में वो बेस्ट बैट्समैन थे। सेकेंड में हमने बात कर दी कि ही वॉज सो गुड, वो इतने गुड थे दैट हिज टीम हार्डली एवर लॉस्ट अ मैच। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें क्या पता चला कि दो स्टेटमेंट्स अलग अलग तरह से कही हुई हैं, लेकिन जो कहने की बात थी वो क्या थी, सेम थी। इसको हम क्या बोलते हैं, आइडिया रिटरेशन। तो मतलब कि आपने क्या किया, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर दिया बट विद अ डिफरेंट सेंटेंस और डिफरेंट मीनिंग। तो यहाँ पर क्या हुआ, बात थी यहाँ पे क्लियर थी कि हमने उनको बेस्ट बैट्समैन बोला है। आप सेकंड में भी हम यही बात कह रहे हैं कि वो गुड हैं, कि इतने गुड हैं कि उनकी टीम ने कभी भी कोई मैच लॉस नहीं किया है। तो ये तो ऑटोमेटिक सेंस है, ऑब्वियस सी बात है कि वो इतने बेस्ट बैट्समैन हैं तभी उनके किसी क्रिकेट टीम मेंबर्स ने कोई भी मैच लॉस नहीं किया है। तो इसका क्या मतलब था कि एक ही बारे में एक ही बात थी, लेकिन उसको टू अलग अलग वेज में हमने बोला, लेकिन दोनों का कहने के जो बात मीनिंग था वो सेम था। तो दिस इज कॉल्ड एक्शन ऑफ रिपीटिंग समथिंग अगेन एंड अगेन। तो आपके पास अगर ऐसी स्टेटमेंट्स होंगी जिसका जो मीनिंग है, सेंस जो बन रही है वो सेम है, तो लाइक इसमें भी जो सेंस बन रही है वो सेम है और सेकंड में भी सेम है, और वो कहीं ना कहीं आपस में
रिलेटेड भी हैं। तो जो आपको पता है कि जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है वो परफेक्ट है और उसके अंदर सारी बात हो रही है, तो वो हमारी जो होगी फर्स्ट पोजीशन पे प्लेस होगी। सेकंड की स्टार्टिंग है वो क्या है, इनफैक्ट से। तो इनफैक्ट से क्या पता चला कि इसका मतलब इससे पहले भी कोई बात कही गई है, इनफैक्ट कि कोई चीज़ ऑलरेडी कह दी गई है इनफैक्ट, और तब भी कि ही वॉज सो गुड, तो मतलब उससे पहले कोई बात हुई होगी। तो क्या है मतलब सेकंड पे बी स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट वो होगी जो अपने आप में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें बता रही है, जिसका जो मीनिंग था वो बिल्कुल परफेक्ट है। सेकंड वो होगी जो उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं रिलेटेड होगी, लेकिन वो डिफरेंट वे में कही गई होगी, लेकिन दोनों के जो मीनिंग्स होंगे वो क्या होंगे, सेम। तो यहाँ पर मीनिंग्स जो होंगे वो सेम है, but the way of saying them are different, or we can say we have said these statements in two different ways but they have same meaning। तो जो स्टेटमेंट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमें दे रही है, आप उसको फर्स्ट पोजीशन पे प्लेस करोगे, सेकंड पोजीशन पे वो स्टेटमेंट आएगी जो कह वही बात रही है लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, मतलब कि वो अप्रोप्रिएट नहीं है कि वो फर्स्ट पोजीशन पे आ सकती है। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट पे क्यों आई, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नाउन की बात हो रही है, और नाउन अगर किसी पर्सन का, मैंने आपको बताया था टिप में कि जो पर्सन के नेम से ही अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वो तो वैसे भी फर्स्ट पोजीशन पे ही आएगा। और उसके बाद यहाँ पे सेकंड पे इनफैक्ट था, मतलब इससे पहले ऑलरेडी कोई बात हो रखी थी। सो आर करेक्ट सीक्वेंस इज ए बी एंड दिस इज कॉल्ड टाइप 9 आइडिया रिट्रेशन और आइडिया रिट्रेशन स्ट्रैटेजी। क्लियर? तो स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस सम ऑफ दीज स्ट्रैटेजीज। आई होप आप ये स्ट्रैटेजीज यूज़ करोगे और इनकी हेल्प से आपको बहुत ही ईजी होगा जंबल सेंटेंसेस का करेक्ट सीक्वेंस फाइंड आउट करना। तो आपके पास कितने भी टफ क्वेश्चंस होंगे आप उनको ईजिली फाइंड आउट करोगे अगर आपको ये सारी स्ट्रैटेजीज ईजिली समझ आएंगी। और मेथड्स भी आपको यूज़ करने हैं, और वी ऑल्सो डिस्कस द टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। बहुत इनके कुछ टाइप्स हैं क्वेश्चंस के, तो हम टाइप वाइज क्वेश्चंस भी परफॉर्म करेंगे, प्रैक्टिस सेशंस भी करेंगे ताकि आपको और हेल्प होगा।